अधिकतर लोग पढ़ाई को एक बोझ की तरह देखते हैं, जैसे यह कोई सजा हो जिसे बस झेलना है, परीक्षा पास करनी है और फिर भूल जाना है। लेकिन असल समस्या पढ़ाई नहीं है। समस्या यह है कि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि दिमाग असल में सीखता कैसे है। हम किताब खोलते हैं, लाइन पर लाइन पढ़ते जाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, बार बार दोहराते हैं, और फिर भी परीक्षा के समय लगता है जैसे सब कुछ फिसल गया हो, जैसे दिमाग ने धोखा दे दिया हो। और यहीं से यह भ्रम पैदा होता है कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हमारी याददाश्त खराब है, शायद हम उतने होशियार नहीं हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दिमाग कभी भी कच्चे शब्दों को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। दिमाग पैटर्न, ढांचा और अर्थ पकड़ता है, और जो छात्र यह बात समझ लेता है वही कम समय में ज्यादा याद रख पाता है। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक साधारण छात्र से होती है। उसका नाम था आदित्य। न तो टॉपर, न ही फेल होने वाला, बस भीड़ में खोया हुआ एक आम सा लड़का, जिसे सबसे ज्यादा डर परीक्षा से नहीं बल्कि उस रात से लगता था जब किताब सामने खुली होती थी और दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। वह पढ़ता था लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या पढ़ रहा है। एक पैराग्राफ खत्म होते होते पहला वाक्य भूल जाता था, और यही चक्र हर बार दोहराया जाता था। लेकिन एक दिन परीक्षा से ठीक पहले उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज भी वही तरीका अपनाएगा तो नतीजा भी वही आएगा। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। सबसे पहला बदलाव यह था कि उसने पढ़ाई को शब्दों की बजाय हिस्सों में देखना शुरू किया। उसने किताब खोलते ही पूरा चैप्टर निगलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद से एक सवाल पूछा, इस पूरे पाठ का असल मतलब क्या है? इसके अंदर कितने छोटे छोटे विचार छुपे हैं? जैसे ही उसने यह सवाल पूछा, दिमाग ने जवाब देना शुरू कर दिया। हर पैराग्राफ अब सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं था, बल्कि एक सोच, एक कारण या एक नतीजा बन गया। उसने हर हिस्से को एक छोटा नाम दिया, कहीं कारण, कहीं प्रभाव, कहीं उदाहरण। और अचानक पाठ बिखरा हुआ नहीं बल्कि व्यवस्थित लगने लगा, जैसे अव्यवस्थित कमरे को अलमारी में बदल दिया गया हो। यहीं से आदित्य ने समझा कि याददाश्त शब्दों से नहीं, संरचना से बनती है। जब दिमाग को यह पता चल जाता है कि कौन सी जानकारी कहाँ फिट होती है, तो विवरण अपने आप भरने लगता है। उसे अब रटने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि कौन सा विचार किससे जुड़ा है, और यह समझ ही याददाश्त की नींव होती है। दूसरा बड़ा बदलाव तब आया जब उसने पढ़ाई को सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखना बंद कर दिया। उसने हर जानकारी को किसी न किसी दृश्य में बदलना शुरू किया, क्योंकि दिमाग लिखे हुए शब्दों से ज्यादा देखी हुई चीजों को पकड़ कर रखता है। कोई परिभाषा हो तो वह उसे किसी दृश्य की तरह सोचता, कोई प्रक्रिया हो तो उसे एक छोटे से दृश्य क्रम में बदल देता। जितना अजीब या मजेदार दृश्य होता, उतना ही गहराई से दिमाग में बैठ जाता। और यही कारण था कि जो बातें पहले घंटों पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहती थी, वे अब कुछ मिनटों में दिमाग में जगह बना लेती थी। आदित्य ने यह भी नोटिस किया कि बार बार एक ही तरीके से पढ़ने से दिमाग सुस्त हो जाता है। इसलिए उसने खुद को बार बार परखना शुरू किया। किताब बंद करके खुद से सवाल पूछता, याद करने की कोशिश करता। गलती होती तो डरता नहीं, बल्कि समझता कि दिमाग को यही मजबूत होना है, क्योंकि जब हम जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तभी वह स्थायी बनती है, सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि पढ़ाई असल में मेहनत की नहीं बल्कि रणनीति की मांग करती है। सही तरीके से पढ़ा गया 1 घंटा गलत तरीके से पढ़े गए 5 घंटों से ज्यादा असरदार होता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा याद रखते हैं, क्योंकि वे दिमाग के साथ लड़ते नहीं, उसके साथ काम करते हैं। इस पहले चरण में सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को कमजोर समझना बंद करें। आपकी याददाश्त खराब नहीं है, आपका तरीका खराब है, और तरीका बदला जा सकता है। जैसे ही आप जानकारी को हिस्सों में बांटना, दृश्य में बदलना और खुद को परखना शुरू करते हैं, दिमाग विरोध नहीं करता बल्कि सहयोग करने लगता है। और यहीं से वह बदलाव शुरू होता है जिसे लोग अचानक तेज याददाश्त कह देते हैं, जबकि असल में वह सिर्फ सही दिशा में लगाया गया दिमाग होता है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आपने सिर्फ यह सीखा है कि दिमाग को जानकारी कैसे दी जाए। अधिकतर छात्र यह मान लेते हैं कि अगर उन्होंने किसी चीज को एक बार अच्छी तरह पढ़ लिया तो वह दिमाग में अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है जो याददाश्त हमारे साथ करती है। दिमाग भूलने के लिए भी उतना ही तेज बना है जितना सीखने के लिए। अगर जानकारी को सही समय पर दोबारा न छुआ जाए तो वह धीरे धीरे फिसलने लगती है।
और परीक्षा के दिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कभी पढ़ा ही नहीं था। आदित्य के साथ भी यही होता था। वह मेहनत तो करता था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसे लगने लगता था कि दिमाग खाली हो रहा है, और यही डर उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था। यहाँ उसने दूसरा बड़ा नियम सीखा। याद रखना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह समय के साथ मजबूत किया जाने वाला रिश्ता है। जैसे किसी पौधे को एक बार पानी देने से वह जिंदा नहीं रहता, उसे सही अंतराल पर पानी चाहिए। ठीक वैसे ही जानकारी को भी सही समय पर दोहराने की जरूरत होती है, लेकिन दोहराना मतलब बार बार वही लाइन पढ़ना नहीं है, बल्कि दिमाग से उसे बाहर निकालने की कोशिश करना है। आदित्य ने पढ़ने के तुरंत बाद किताब बंद करनी शुरू की और खुद से सवाल पूछे। उसने खुद को मजबूर किया कि बिना देखे याद करे कि अभी उसने क्या पढ़ा था। शुरुआत में यह मुश्किल लगा, कई बार कुछ याद नहीं आया, लेकिन यहीं पर असली सीख शुरू हुई, क्योंकि जब दिमाग को संघर्ष करना पड़ता है तभी वह मजबूत बनता है। आराम से पढ़ते रहने पर वह सुस्त हो जाता है। कुछ समय बाद उसने एक पैटर्न नोटिस किया। जब वह जानकारी को थोड़े अंतराल पर खुद से याद करने की कोशिश करता था तो वह ज्यादा देर तक टिकती थी। उसने पढ़ाई के छोटे छोटे चक्र बनाए। पहले पढ़ा, फिर याद करने की कोशिश की, फिर कुछ देर बाद फिर से खुद को परखा। यह प्रक्रिया लंबी नहीं थी, लेकिन असरदार थी, और यही कारण था कि कुछ ही घंटों में जानकारी दिमाग में जमने लगी। उसने यह भी समझा कि एक लंबा रिवीजन सत्र दिमाग को थका देता है, जबकि छोटे लेकिन बार बार होने वाले अभ्यास दिमाग को सक्रिय रखते हैं। इसलिए उसने पूरी रात जागकर पढ़ने की आदत छोड़ दी और उसकी जगह छोटे सत्रों में पढ़ना शुरू किया, जहां हर सत्र का एक साफ उद्देश्य होता था: समझना, याद करना और परखना। इस चरण में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। आदित्य ने गलती से डरना बंद कर दिया। पहले जब उसे कुछ याद नहीं आता था तो वह घबरा जाता था। अब वह समझ चुका था कि भूलना असफलता नहीं, बल्कि संकेत है कि दिमाग को यही काम करना है। हर बार जब वह भूलता और फिर से याद करने की कोशिश करता तो वह जानकारी पहले से ज्यादा गहराई से बैठ जाती थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे भरोसा होने लगा था कि जानकारी भागेगी नहीं, वह उसे संभाल सकता है। और यह भरोसा ही परीक्षा के समय सबसे बड़ा हथियार बनता है। जब दिमाग शांत होता है तो याददाश्त अपने आप खुलने लगती है। इस दूसरे भाग का सार यही है कि याददाश्त मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर की गई पुनरावृत्ति से बनती है। अगर आप जानकारी को पढ़कर छोड़ देते हैं तो वह खो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे समय समय पर खुद से निकालते हैं तो वह आपकी बन जाती है। और यही वह आधार है जिस पर तेज सीखने की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब तक आदित्य यह समझ चुका था कि जानकारी को टुकड़ों में बांटना और सही समय पर दोहराना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे थे जो सूखे और बेजान लगते थे। परिभाषाएं, नियम, क्रम और वर्गीकरण, ये सब दिमाग में ऐसे अटकते थे जैसे बिना स्वाद का खाना। यहीं पर उसने तीसरा बड़ा मोड़ लिया। उसने समझा कि दिमाग तथ्यों से नहीं बल्कि कहानियों से जुड़ता है। इंसान 1000 साल पहले भी कहानियों से सीखता था और आज भी वही तंत्र काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे पढ़ाई में इस्तेमाल नहीं करते। आदित्य ने हर विषय को एक कहानी में बदलना शुरू किया, जहां हर विचार एक पात्र बन गया और हर नियम एक घटना। जैसे अगर किसी अध्याय में कारण, प्रक्रिया और परिणाम थे तो उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे एक कहानी की शुरुआत, संघर्ष और अंत। अब वह बिंदुओं को याद नहीं कर रहा था, बल्कि एक क्रम को जी रहा था, और यही क्रम दिमाग को सबसे ज्यादा पसंद है। उसने पाया कि जब वह किसी विषय को कहानी के रूप में सोचता है तो उसे जबरदस्ती याद नहीं करना पड़ता। दिमाग अपने आप अगला कदम खोज लेता है, जैसे आप किसी फिल्म का अगला सीन याद करते हैं। यह प्रक्रिया पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अनुभव बना देती है, और अनुभव हमेशा शब्दों से ज्यादा गहराई से याद रहता है। इसके साथ ही आदित्य ने कल्पना को भी शामिल किया। उसने सूखी जानकारी को रंग, आकार और गति दे दी। अगर कोई नियम भारी था तो उसने उसे एक पत्थर की तरह देखा। अगर कोई बदलाव था तो उसे दरवाजे के खुलने जैसा महसूस किया। ये चित्र अजीब थे, कभी कभी मजेदार भी, लेकिन यही अजीबपन उन्हें यादगार बनाता था, क्योंकि दिमाग सामान्य चीजों को छोड़ देता है और असामान्य को पकड़ लेता है। धीरे धीरे उसका हर अध्याय दिमाग में एक नक्शे की तरह बनने लगा, जहां हर मोड़ पर एक दृश्य था। अब परीक्षा के समय उसे शब्द खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह बस उस नक्शे पर चलता और जानकारी अपने आप सामने आती जाती। यह वही क्षण था जब उसने महसूस किया कि पढ़ाई अब संघर्ष नहीं रही, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन चुकी है। इस भाग का सार यही है कि अगर आप जानकारी को कहानी और चित्र में बदल देते हैं तो दिमाग उसे बोझ नहीं मानता, वह उसे अपना अनुभव समझ लेता है।
और अनुभव कभी भूलते नहीं। अब आदित्य के पास जानकारी थी, कहानी थी और चित्र भी थे, लेकिन फिर भी एक समस्या बाकी थी। परीक्षा के समय इतनी सारी बातें एक साथ कैसे संभाली जाएं? यहीं पर उसने चौथा और सबसे शक्तिशाली तरीका अपनाया, जिसे उसने खुद के लिए मन का घर कहा। उसने समझा कि दिमाग शब्दों से ज्यादा जगहों को याद रखता है। अगर मैं तुमसे अभी कहूं कि अपने कमरे की कल्पना करो, तो बिना मेहनत तुम्हें बिस्तर, दरवाजा, खिड़की, मेज सब याद आ जाएगा, क्योंकि जगहों की याददाश्त इंसान में जन्मजात होती है। आदित्य ने इसी शक्ति को पढ़ाई में बदल दिया। उसने किसी नए विषय को रटने की जगह उसे अपने जाने पहचाने स्थानों में रखना शुरू किया। उसने अपने घर की कल्पना की, दरवाजे पर पहला सिद्धांत रखा, बिस्तर पर दूसरा, खिड़की के पास तीसरा, अलमारी में चौथा। हर जगह एक विचार, एक नियम, एक परिभाषा, लेकिन साधारण नहीं बल्कि अजीब और जीवंत रूप में। अगर कोई सूत्र था तो उसने उसे दीवार पर चमकते हुए देखा, अगर कोई नियम था तो उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए महसूस किया। यह सब कल्पना में था, लेकिन दिमाग के लिए यह पूरी तरह असली बन चुका था। अब जब वह पढ़ाई करता तो उसे याद नहीं करना पड़ता, वह बस उस घर में घूमता और जैसे जैसे वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता, जानकारी अपने आप सामने आती जाती। परीक्षा के समय भी यही हुआ। उसने प्रश्न देखा और दिमाग में अपने घर का दरवाजा खोला। पहला उत्तर मिल गया, फिर अगला कमरा, अगला उत्तर। न घबराहट न खालीपन, क्योंकि जानकारी बिखरी हुई नहीं थी बल्कि एक संरचना में रखी हुई थी। यही वजह थी कि वह बिना थके पूरे प्रश्न पत्र को संभाल पाया। इस तरीके की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि इसमें जबरदस्ती नहीं थी, न रटने का दबाव, न भूलने का डर, क्योंकि दिमाग को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परिचित जगह पर चल रहा हो। इस भाग से यह साफ हो जाता है कि जब आप जानकारी को जगह, कहानी और चित्र के साथ जोड़ देते हैं तो वह याददाश्त नहीं रहती, वह एक अनुभव बन जाती है। और अनुभव कभी अचानक गायब नहीं होते। अब आखिरी सवाल यही बचता है कि इतने सारे तरीकों को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि पढ़ाई बोझ न लगे बल्कि ताकत बन जाए। यहीं पर आदित्य ने सबसे जरूरी बात समझी कि असली जीत किसी एक तकनीक में नहीं बल्कि सही क्रम में होती है। उसने कभी भी सब कुछ एक साथ लागू करने की कोशिश नहीं की। उसने शुरुआत की छोटे कदम से। पहले उसने विषय को छोटे हिस्सों में बांटा ताकि दिमाग डर से मुक्त हो जाए। फिर हर हिस्से को एक तस्वीर में बदला ताकि रुचि बनी रहे। उसके बाद उसने उसी जानकारी को थोड़े थोड़े समय पर खुद से पूछकर दोहराया ताकि दिमाग सक्रिय रहे। फिर उसने उन बिखरी हुई बातों को कहानी में पिरोया ताकि क्रम बन जाए। और अंत में उसने सब कुछ अपने मन के घर में रख दिया ताकि परीक्षा के समय दिमाग भटके नहीं बल्कि रास्ता दिखाए। यही क्रम उसकी असली रणनीति थी। उसने कभी यह नहीं कहा कि आज पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। उसने सिर्फ ये कहा कि आज एक हिस्सा समझूंगा और उसे अपने तरीके से याद रखूंगा। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती गई, क्योंकि ज्यादातर लोग समय से लड़ते हैं जबकि आदित्य दिमाग के साथ काम कर रहा था। उसने यह भी समझा कि थकान पढ़ाई से नहीं बल्कि गलत तरीके से पढ़ने से आती है। जब दिमाग को स्पष्टता मिलती है तो ऊर्जा अपने आप आती है। इसीलिए परीक्षा से पहले की रात वह घबराया नहीं, उसने बस अपने मन के घर में एक आखिरी चक्कर लगाया, तस्वीरें देखी, कहानियां याद की और चैन से सो गया। अगले दिन परीक्षा उसके लिए डर नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया थी। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। इस पूरे सफर का सार यही है कि याददाश्त कोई जन्मजात वरदान नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे सही दिशा दी जाए तो कोई भी सीख सकता है। तुम्हें तेज होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस लगातार और सही होने की जरूरत है। आज अगर तुम सिर्फ एक तकनीक चुनते हो और उसे एक ही पाठ पर लागू करते हो तो वही तुम्हारी शुरुआत है। और यही शुरुआत आगे चलकर आत्मविश्वास, स्पष्टता और सफलता में बदल जाती है। याद रखो, जो व्यक्ति आखिरी समय में चमत्कार ढूंढता है वह अक्सर घबरा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पहले अपने दिमाग को समझ लेता है उसके लिए परीक्षा सिर्फ एक औपचारिकता बन जाती है। यहीं पर यह यात्रा पूरी होती है, लेकिन तुम्हारी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है।